जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड राज्य से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सत्र में। इसके पहले के सत्र को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारी स्क्रीन में है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो बेतला नेशनल पार्क, जी हाँ, बेतला नेशनल पार्क कब की स्थापना हुई थी? तो 1986 में हुई थी। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है और यह किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। चेरो राजा के 2 पुराने किले एवं नया किला स्थित है। यह किला औरंगा नदी के तट पर स्थित है। देख लिया कि एक प्रश्न के सहारे हमने 5 प्रश्नों का क्लियर किया आपको, इसलिए स्किप ना करें, वीडियो को जुड़े रहें, अंत तक देखें, आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। कहने के लिए 40 प्रश्न है, लेकिन मोर देन 150 सवालों के जवाब इस सत्र में आपको मिलेंगे। कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके की मिट्टी किस प्रकार पाई जाती है? तो कोडरमा जो है, इसमें जो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, जी हाँ, माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ी के इलाकों में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक के कणों की मौजूदगी के कारण यह मिट्टी चमकीली मिट्टी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः कोडरमा जिले तथा अंशतः हजारीबाग जिले में गिरिडीह जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा कि यह स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। और सरायकेला खरसावां जिले में अवस्थित चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी पर है। चांडिल डैम की ऊंचाई 220 मीटर ऊंची है। ध्यान रखिएगा। एक साथ 4 प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक युग में हुआ था। राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक युग में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ था। यह झारखंड में छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र काली मृदा से संपन्न है। काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो झारखंड की उत्तरी कोयल नदी जो उद्गम स्थल रांची का पठार माना जाता है, ठीक है, यह पठार के मध्य भाग, वो पिस्का रांची, जो रांची के पिस्का क्षेत्र में है। औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। डाल्टनगंज, मेदिनीनगर उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। एक साथ 4 प्रश्न क्लियर होते जा रहे हैं। चला आगे बढ़िएगा। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है? तो झारखंड के रांची जिले में फाउंड्री फोर्ज रांची जिले में स्थित है। एचईसी की मुख्य इकाई फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। एचईसी की स्थापना 1958 में की गई थी। देखिए, 4 सवालों के जवाब आपको इससे मिल गए। एचईसी जो है इसका प्रमुख इकाई है वहाँ पर, और इसकी स्थापना किसकी मदद से की गई थी? चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई थी। और एचईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मसानजोर बांध, कनाडा बांध, जिसको कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना है, ये ध्यान रखेंगे। साथ में इसके बारे में और जान लें कि मयूराक्षी नदी पर यह बना है। और यह 1995 में 1955 में कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर पियर्सन द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था। ध्यान है। अगला है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? जी, झारखंड में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को हुआ था। ध्यान रखें। और कहाँ हुआ था भाई? जैसे यह अजय नदी के तट पर बसा रोहिणी ग्राम देवघर से हुआ था। रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। यह मैकडोनाल्ड के कमान था और विद्रोही द्वारा यहाँ लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कहाँ क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो बंगाल के क्रांतिकारियों का, जी हाँ, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। झारखंड की क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र देवघर था। देवघर में स्वर्ण संघ, गोल्डन लीग नामक संस्था क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों का प्रसार करती थी। ध्यान रखिएगा, गोल्डन लीग, स्वर्ण संघ। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिलती हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये भवनाथपुर में ही मिलता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि गढ़वा जिले के भवनाथपुर से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है कि सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफा होड़ जो है, यह आंदोलन जो है, ध्यान रखिएगा कि 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी। लाल हेम्ब्रम, जी हाँ, लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नेतृत्व में हुआ था। यह संथाल समाज से संबंधित है। यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। यह
संथाल समाज से जुड़ा हुआ सामाजिक संथाल आंदोलन था। जरा देखिएगा कि 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सुखदेव महतो, जी हाँ सुखदेव महतो इसके अध्यक्ष थे। और 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष थे। बाद में बाबू रामनारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से एक बार पढ़ के देख लें। तो इसका जो आंसर है वह 1857 में हजारीबाग जो है इसका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हजारीबाग, जो हजारीबाग है झारखंड का, ध्यान दीजिएगा कि 1857 विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ। हजारीबाग में विद्रोह के नेता सुरेंद्र शाही थे। यह भी पूछा जाता है कि हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन थे? सुरेंद्र शाही। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो ताना भगत आंदोलन, जी हाँ ध्यान रखिएगा। और इसकी व्याख्या समझिए कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। पिछले क्षेत्र में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। जतरा भगत के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हुए। इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। इस आंदोलन का जर्मन बाबा का गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोमरी पहाड़ बुरू, यह भी कई बार पूछा जाता है कि झारखंड का जालियांवाला बाग किसको कहा जाता है भाई? तो डोमरी जो खूंटी जिला स्थित डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेज ने 9 जनवरी 1899 को जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थीं। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यह मुंडा जनजाति है जो झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक पाई जाती है। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? तो यह ईचागढ़ में नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग तथा चाईबासा में अनेक असुर साइट्स पाए जाते हैं। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यह संथाल जो है यह द्रविड़ भाषा से नहीं है संबंधित। जनजातीय भाषाओं का को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा पर द्रविडियन समूह में बांटा गया। ऑस्ट्रिक और द्रविडियन 2 ग्रुप में बांटा गया है। अधिकांश जनजातीय भाषाएं जो है ऑस्ट्रिक समूह की है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कुड़ुक, उराव और मालतो, सोरिया एवं मालपहाड़िया भी भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो कौन सा है? तो ओलोलदाई असल विवाह जिसको बोलते हैं। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में ओलोल विदाई असल विवाह के नाम से जाना जाता है। हट विवाह को इनमें ढूकू की, अपहरण विवाह को तापा तनीला तथा सपलायन विवाह को उधरा उधरी के नाम से जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा देवता बेड़ो बेला भगवान ठाकुर है। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, किसान जनजाति को किसने पांडव का वंशज बताया? तो डाल्टन ने बताया था। जी हाँ, किसान जनजाति के लोग स्वयं को नगेसिया कहते हैं तथा स्वयं को नागवंश का वंशज मानते हैं। डाल्टन ने पांडवों का वंशज बताया है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। ये दोनों भागों में सिंदूरिया और तेलिया में विभक्त है। इनका धार्मिक प्रधान बेंगा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? तो जरा देखिएगा कि इसमें जो नचनी नृत्य जो है ये एक पेशेवर नृत्य है और यह नृत्य स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। यह नृत्य स्त्री एवं पुरुष के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है। केंद्रीय, सारंगी, भुवांग, एकतारा, गोपी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो यह जो है तंतु वाद्य यंत्र हैं जी, ये तंतु वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो सूर्यकुंड मेला, तो ऐसे सूर्यकुंड हजारीबाग में है तो मेला भी वहीं पर लगेगा। सूर्यकुंड मेला का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग जिला में होता है। कब होता है? मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। तथा नरसिंह स्थान मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में लगता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो ये रोहिन या रोहिणी दोनों नाम से जाना जाता है। कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। यह बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार के प्रारंभ के दिनों से किसानों द्वारा खेत में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है कि संताली, मुंडारी, होर, खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। उड़ाव, कुड़ुक, कोरवार, पहाड़िया, मालतो का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। ध्यान रखिएगा। मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? या देखिए कि मुंडारी ग्रामर के जो लेखक हैं
ए नोट्रोट हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो यह देवघर जिले में इनका जन्म हुआ था। भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। जी हाँ, तो यह बैद्यनाथ मंदिर परिसर है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक जगह पर हैं, देवघर स्थित। और इस मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल लगे, ध्यान रखिएगा। ये एक मंदिर ऐसा है जिसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं है, पंचशूल है। और सावन में यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। यह एक सिद्ध पीठ है जिसके कारण इस लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो यह बोकारो स्टील सिटी में अवस्थित है। 1980 के दशक में स्थापित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में है। यह झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 14 जनवरी 1919 को एम रमाकृष्ण ने जैविक उद्यान का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हा पहाड़ी कोलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? तो इसका आंसर है कोलेश्वरी मंदिर। जी हाँ, ध्यान रखें, कोलेश्वरी मंदिर कोल्हा पहाड़ी कोलेश्वरी पर्वत पर स्थित है। कोलेश्वरी पर्वत 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैनों का संगम स्थल है। ठीक है, जैन धर्म विद्वान इस पर्वत को 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की तपोभूमि तथा महापुराण के रचनाकार जिनसेन का साधना स्थल मानते हैं। यह चतरा जिले में स्थित है। ठीक है, इसके ध्यान रखिएगा कि झारखंड में कौन सी ऐसी पहाड़ पर्वत है जिसमें 3 धर्म हिंदू, बौद्ध और जैनों का संगम स्थल है? तो यह कोलेश्वरी मंदिर कोल्हा पहाड़ी है। ध्यान रखिएगा, चतरा जिले में। झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लाट को यूनिक आईडी से नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो यह आल्पिन योजना, जी हाँ, आल्पिन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और आल्पिन जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसमें इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्राएं एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने तो विदेश जा सकेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तीसरा क्या कह रहा है, ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। और डी बिल्कुल सही बात है, तो आंसर होगा डी। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के रांची में है। और रांची में क्या है, देखिए, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, सिख भिखारी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, खेलगांव रांची में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1,000 रुपये का इनाम घोषणा करना पड़ा था? तो बुधू भगत। जी हाँ, ये बुधू भगत कौन थे भाई? कोल विद्रोह के नायक थे बुधू भगत। इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1792 में कोयल नदी के तट पर स्थित सिलागाई गांव में हुआ था। उराव परिवार में इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 14 फरवरी 1832 को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुधू भगत शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नेता ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीवहत्या न करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने और अंग्रेजों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया था? तो जतरा भगत ने दिया था। जी हाँ, जतरा भगत ने दिया था। जतरा भगत ने 1914 में टाना भगत आंदोलन शुरू किया था, ये भी जानते हैं आप। और 1960 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया, ये भी आप जानते हैं। 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 माह के भीतर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि ठेवले उराव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जरा देखिएगा कि इसका जो है, इन्होंने राज्य के ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, ये कथन जो असत्य है। लेकिन सत्य क्या क्या है कि ये प्रसिद्ध शरणागत आदिवासी नेता थे ठेवले उराव। इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन की अग्रणी भूमिका निभाई थी और इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया था। ये सारी बातें सही हैं और ये जो डी नंबर ये आंसर होगा, चूँकि यह बात जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का प्रावधान किया गया था। और आगे बढ़ते हैं कि अगला सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण स्वरूप जो है चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग 2 व्हीलर्स स्कीम है, जो पेट्रोल देने की योजना बनाई थी। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, 2 मार्च से लेकर 12 मार्च 2005 तक पहली बार ये सीएम बने थे।
अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है। तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर जो रविंद्रनाथ महतो हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर नाला विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं और ये तीसरी बार विधायक बने हैं और यह 9वें पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। तो इसी के साथ यह 40 प्रश्नों का सत्र समाप्त होता है। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।